हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 हिस्ट्री को देखेंगे। चैप्टर फर्स्ट को देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से, स्पेशल 11th वालों के लिए। तो हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री 11th का, जो विश्व इतिहास के बारे में। विश्व इतिहास में हम लोग देखेंगे आज होमो सेपियंस क्या था, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, मेसोपोटामिया कहाँ है, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। हल की खोज कैसे हुई, आग की खोज कैसे किस काल में हुई, इन सब को हम लोग देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विश्व इतिहास को हम लोग देखेंगे, तो बने रहिएगा। आज का टॉपिक है प्रारंभिक समाज कैसी थी, लेखन कला और शहरी जीवन उनका क्या था, उन सब को हम लोग देखेंगे। तो देख सकते हैं, हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रारंभिक समाज। ठीक है, देखते हैं। इस अनुभाग में हम प्रारंभिक समाजों से संबंधित विषय के बारे में पढ़ेंगे, जो सुदूर अतीत मतलब क्या हुआ, बीता हुआ, यानी बीसी। ठीक है, लाखों साल पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत के बारे में है। आपको शिक्षक बताए होंगे। अब बात करें मानव की अस्तित्व कैसे हुई, होमो सेपियंस की उत्पत्ति कैसे हुई, उन सब को हम लोग देखेंगे। तो बात करें तो मानव की उत्पत्ति जो हुई थी, आदि मानव की उत्पत्ति की बात करें तो लगभग जो मानिए 12 से 20 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में हुई माना जाता है, अफ्रीका में। परंतु कई इतिहासकार का अलग अलग विचार है कि मनुष्य की उत्पत्ति केवल अफ्रीका में ही नहीं हुई। लगभग मनुष्य की उत्पत्ति जो है अफ्रीका में ही नहीं हुई, अपितु साथ साथ यूरोप तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी इसकी मानव की उत्पत्ति हुई। यह पाषाण युग था, जो आदि मानव की उत्पत्ति का समय था। इसी युग को हम लोग पाषाण काल कहा जाता है, क्योंकि इसी काल के जो थे ना मनुष्य हथियार बनाते थे। पुरातत्ववेताओं का पुरातत्ववेता जो होते थे, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह, उसका अनुमान है कि धरती पर जो है सबसे पहले मानव जैसे लोग आज से लगभग 53 से 54 लाख वर्ष पूर्व प्रकट हुई। धीरे धीरे जो है ना कई प्रकार के मानव धरती पर अस्तित्व में आए, परंतु कुछ समय के पश्चात जो है मानव कहा जाता है कि लुप्त हो गए। अब बात हो गए, इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं। अलग अलग मानना है सभी का। अस्तित्व के बारे में आपको शिक्षक बताए होंगे। सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, और पुरातत्व वैज्ञानिकों ने इतिहास के इन प्रारंभिक चरणों के बारे में हड्डियों और पत्थर के औजारों के अवशेषों की सहायता से कैसे अध्ययन किया। ठीक है, हड्डियों की बात करते रेडियो समस्थानिक यूरेनियम के द्वारा हड्डियों से पता किया जाता। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने आरंभिक मानव के जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने के प्रयत्न किए। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि वे कैसे घरों में रहते थे, वे पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूल एवं बीजों को इकट्ठा करके और जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे करते थे, और किन तरीकों से अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करते थे। बात करें वैज्ञानिकों का और भी मानना है कि अफ्रीका में जो विकसित हुई थी वो पहला आदि मानव था, जो होमो इरेक्टस था। आप लोग खोज सकते हैं, उसको देख सकते हैं। आप लोग अपनी राय दे सकते हैं कि मानव की उत्पत्ति पृथ्वी पर कैसी हुई, कमेंट में बताएंगे। पढ़ेंगे कि आदमी द्वारा आग और भाषा का प्रयोग कब और कैसे शुरू हुई। अंत में आप यह देखेंगे आज की दुनिया में जो लोग शिकार और पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्रियों से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या उनके जीवन का अध्ययन करने से अतीत के बारे में यानी बीता हुआ के बारे में जानकारी मिलती है। विषय एक ऐसे कुछ प्रारंभिक नगरों जैसे मेसोपोटामिया वर्तमान में कहाँ है, तो इराक में है। यह फारस की खाड़ी में इराक, कुवैत और सीरिया, तुर्की, इन सभी देशों से मिला हुआ है। इस तरह से हम लोग देखते हैं। कुछ शहरों के बारे में चर्चा की गई कि इन नगरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ। ये नगर सुदूर व्यापार के केंद्र थे। क्यों? पुरातात्विक साक्ष्यों यानी पुरानी बस्तियों के अवशेषों और बहुतायत से पाए जाने वाली लिखित सामग्रियों के आधार पर उस समय भिन्न भिन्न लोगों, शिल्पियों, लिपिकों, श्रमिकों, पुरोहितों, राजा रानियां आदि के जीवन के पुनर्निर्माण का प्रयत्न किया गया है। आप यह भी देखेंगे कि इनमें शहरों तथा कस्बों में पशुचारक जो होते थे वैदिक सभ्यता में होते थे, जिसको मारी शहर मेसोपोटामिया में मुख्य रूप से समुदाय रहते थे। कम्युनिटी के लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे
निभाते थे। एक विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि लेखन कला का विकास नहीं हुआ होता तो इन शहरों में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटियाँ कैसे संभव होती? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लाखों वर्ष तक जंगलों, गुफाओं अथवा कामचलाऊ घरों, आश्रयों तथा शिलाश्रयों में रहने वाले इंसानों ने आगे चलकर गाँव और शहरों में रहने कैसे शुरू किया। यह एक लंबी कहानी है और ऐसी अनेक घटनाओं से जुड़ी है जो सर्वप्रथम नगरों की स्थापना से कम 5000 वर्ष पहले घटित हुई थी। देखते हैं, अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों में से एक था धीरे-धीरे खानाबदोश आदि मानव जो होते थे घुमंतू, जिंदगी छोड़कर खेती के लिए एक स्थान पर बस जाना, जो लगभग 10,000 साल पहले हो गया था। आपके शिक्षक आपको बताए होंगे कि खेती अपनाने से पहले लोग कैसे अपने भोजन के लिए पेड़-पौधों की उपज इकट्ठी किया करते थे। धीरे-धीरे उन्होंने भिन्न-भिन्न पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त की, जैसे वे कहाँ उगते हैं, वे किस मौसम में फलते हैं, आदि-आदि। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने पौधे उगाना सीख लिया। पश्चिमी एशिया लगभग जैसे अज़रबैजान, बहरीन, कतर, इन सब देशों में गेहूँ और जौ, ये मटर जो है, ये रबी फसल के अंतर्गत आता है। दालों की फसलें उगाई जाती थी। पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशियाई में ज्वार, बाजरा और धान जो है खरीफ फसल आसानी से उगाई जा सकती थी। ज्वार, बाजरा अफ्रीका में पैदा किया जाता था। इम्पोर्टेंट है यह। उन्हीं दिनों में लोगों ने भेड़, बकरी, ढोर, सूअर और गधा जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। ये सब मेसोपोटामिया का टाइम है, जब पौधे से निकलने वाले रेशे जो प्राकृतिक पदार्थ से बने पतले एक तरह का तंतु होता है, जिससे सूती वस्त्र या रेशम वगैरह प्राप्त होती है। रेशे जैसे रुई तथा पटसन और पशुओं पर उगने वाले रेशे जैसे ऊन आदि से कपड़े बुने जाने लगे थे। कुछ समय बाद, आज से लगभग 5000 साल पहले, भेड़ों और गधों जैसे पालतू जानवरों को हलों तथा गाड़ियों से जोता जाने लगा था। इस घटनाक्रम के फलस्वरूप और भी अनेक परिवर्तन हुए। जब लोग फसलें उगाने लगे तो उन्हें एक ही स्थान पर तब तक रहना पड़ता था जब तक कि उनकी उगाई हुई फसल पक न जाए। इसलिए एक स्थान पर बस कर रहना आम बात हो गई और इसके फलस्वरूप लोग अपने रहने के लिए अधिक अस्थायी घर बनाने लगे धीरे-धीरे। ये 5000 वर्ष पूर्व की बात है। इसी बीच कुछ जन समुदायों ने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया। अनाज और अन्न को उपज करके इकट्ठा करने के लिए और नए उगाए हुए अनाजों से तरह-तरह के भोजन बनाने के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। यानी मिट्टी से बने हुए बर्तन, पके बर्तन से वस्तुतः खाद्य पदार्थ को अधिक स्वादिष्ट और सुपाच्य बनाने के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया पर अधिक ध्यान दियाने लगा। साथ ही पत्थर के औजार बनाने के तरीकों में भी बदलाव आया। हालाँकि औजार बनाने से पहले वाले तरीके भी चालू रहे, पर कुछ औजारों पर उपकरणों को घिसाई और विशुद्ध प्रक्रिया के जरिए चिकना और पॉलिस्टर बनाए जाने लगे। घस के अनेक नए उपकरण बनाए गए, जैसे कि अनाज की पिसाई के लिए पत्थर से और सफाई करने के लिए ओखली और मुसल और पत्थर की कुल्हाड़ी, कसिया और फावड़ा जैसे जुताई के लिए भूमि साफ की जाती थी और बीज बोने के लिए खुदाई की जाती थी। कुछ इलाकों में लोग जो थे तांबा और टीन, तांबा की बात करते हैं। तांबा जस्ता और तांबा पीतल का मिश्र धातु है। तांबा की बात करें तो एटॉमिक नंबर 29 होता है। टीन की बात करें तो टीन जो है यह इसका सिंबल Sn होता है। याद रखिएगा, केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम लोग। इसका एटॉमिक नंबर 50 होता है। ठीक है। रंगा जैसी धातुओं के खनिजों का उपयोग करना सीख गए। कभी-कभी तांबे के खनिजों की इकट्ठा करके उनके खास नीले हरे रंग की वजह से उनका इस्तेमाल किया जाता था। इससे आगे चलकर धातुओं में गहने और औजार बनाने का रास्ता खुल गया। सबसे पहले क्या चीज़ का खोज किया मानव ने? तांबा का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया बीपीएससी वगैरह में। दूरस्थ स्थानों, समुद्रों में उत्पन्न होने वाले कुछ अन्य प्रकार की चीज़ें के बारे में जानकारी बढ़ती जा रही थी, जैसे कि लकड़ी, पत्थर, हीरे, जवाहरात, धातुएँ, सीपियाँ जो होते हैं कटल फिश से निकलने वाली एक भूरा और नीली
टाइप रंग की एक स्याही वगैरह होता है और ऑब्सिडियन ज्वालामुखी का पका हो जमा हुआ एक लावा होता था। अस्पष्ट लोग इन चीज़ों और उनके बारे में अपनी जानकारी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे और उनका प्रसार करते थे। इस प्रकार व्यापार में वृद्धि होती गई, गाँवों और कस्बों का विकास होता गया, लोगों का आवागमन बढ़ता गया, जिसके फलस्वरूप पुराने छोटे जनसमुदायों के स्थान पर छोटे-छोटे राज्य विकसित हो गए। यद्यपि वे परिवर्तन बहुत धीमी गति से हुए। इस प्रक्रिया में कई हज़ार वर्ष लगभग लग गए। देख सकते हैं जब शहर स्थापित हो गए तो उनका विकास होने लगा तो इन परिवर्तनों की रफ़्तार भी तेज़ हो गई। इसके अलावा इन परिवर्तनों के दूरगामी परिणाम निकले। कुछ विद्वानों ने इसे क्रांति कहकर पुकारा क्योंकि लोगों के जीवन में संभवतः इतना अधिक परिवर्तन आ गया कि उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो गया था। अब आप आरंभिक इसी इतिहास में इन 2 विपरीत विषयों का अन्वेषण करेंगे। इन निरंतरताओं और परिवर्तनों का अवश्य अवलोकन करेंगे। यह भी याद रखें कि हमने प्रारंभिक समाज में से कुछ को ही उदाहरण के तौर पर विस्तृत अध्ययन के लिए चुना है। इनके अलावा और भी कई प्रकार के प्रारंभिक समाज थे जैसे कि किसान समुदाय, कम्युनिटी, पशुचारक यानी ग्वाले लोग होते थे जो गाय वगैरह पालते थे। वैदिक काल वगैरह में शिकारी, संग्राहक समुदाय और नगरवासी लोग। कालक्रम 1 से आपको इन समाजों और लोगों के बारे में कुछ संकेत मिलेंगे। तो देखते हैं हम लोग आगे कालक्रम फर्स्ट से। ये देख सकते हैं 6 लाख ईस्वी वर्ष पूर्व से लेके 1 ईस्वी तक की बात है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग रोक के पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ख़ास बातें नहीं दी है। इतिहासकार के बारे में दिया है, आप लोग रोक के इसको देख सकते हैं। यह कालक्रम मानव के उदय, पौधों और पशुओं से बचने की प्रक्रिया यानी डोमेस्टिकेशन के बारे में प्रकाश डालता है। यहाँ कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकी विकास हो जैसे आग का आविष्कार। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। धातुओं का आविष्कार की बात करें तो कांस्य युग के समय हुआ, काल में हुआ। और हल के द्वारा खेती नवपाषाण काल के दौरान मेसोपोटामिया में हुई। ठीक है, प्रयोग की जानकारी मिलती है। इस प्रक्रिया में नगरों का आविर्भाव और लेखन के प्रयोग के बारे में भी बताया गया। आपको यहाँ पर कुछ प्राचीनतम साम्राज्यों का भी उल्लेख मिलेगा जिनकी विषय वस्तु विस्तार से कालक्रम में दी गई है। देख सकते हैं आप लोग, ये हड्डियाँ हैं जानवरों का उस टाइम का, उसके थ्रू जो है ना पहचान किया जाता था साइंटिस्टों की। तो हम लोग देखते हैं अफ्रीका 6 लाख वर्ष पूर्व से 5 लाख वर्ष वर्तमान से पूर्व की बात है। तो अफ्रीका में जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म वर्तमान में 56 लाख वर्ष पूर्व अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य मिले। वर्तमान से 14 लाख पूर्व की बात है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कौन था? दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाले एक तरह का ये वानर वगैरह होते थे, होमो सेपियंस वगैरह टाइप का। फिर हम लोग देखेंगे 50,000 से 5 लाख से जो है 1.5 लाख वर्तमान के पूर्व प्राज्ञ मानव होमो सेपियंस की जीवाश्म के बारे में वर्तमान में देखेंगे। अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य लगभग जो है 4 लाख वर्तमान के पूर्व है यूरोप में। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ 50,000 से 30,000 को देखेंगे। प्राज्ञ मानव होमो सेपियंस के जीवाश्म के बारे में 40,000 में ईस्वी में देखेंगे, ईस्वी पूर्व की बात हो रही है। फिर 30,000 से 10,000 में गुफाओं का आवासों से चित्रकारी 27,500 तक का काल को देखेंगे गुफाओं। फिर यूरोप में आवास की चित्रकारी विशेषकर फ्रांस और स्पेन की बात करें, स्पेन में देखेंगे। फ्रांस और कहाँ? तो स्पेन में। फ्रांस की बात करें तो इसका पेरिस है, यह सीन नदी के किनारे है कैपिटल। स्पेन में की कैपिटल की बात करें तो मैड्रिड है। ये प्राज्ञ मानव जो थे एक जीनस थे जिसमें के समकालीन जो होते थे मनुष्य होते थे, उन सबको भी हम लोग देखेंगे। 7,000 से 6,000 में इस अफ्रीका में पशु और कुत्तों को पालतू कैसे बनाया गया। और फिर यूरोप में गेहूँ और जौ की खेती यूनान ग्रीस में कैसे हुई। फिर हम लोग आगे देखेंगे 4,000 से 3,000 में वर्ष ईस्वी पूर्व में गधे को पालतू बनाया गया। ज्वार बाजरा आदि की खेती। तांबे का प्रयोग क्रीट में कैसे हुई। यूरोप जो होते थे क्रीट जो यूनानी मिनोआई सभ्यता नामक संस्कृति केंद्र इसी टाइम में थे, जो प्राचीनतम नगर थे उन्हीं के टाइम में हम लोग देखेंगे। कोनोसस था, उन्हीं के टाइम की बात करेंगे।
3000 से 2000 में हल द्वारा कृषि, प्रथम राजवंशों, नगरों, पिरामिडों, कैलेंडर, चित्रात्मक पेपायरस लेखन, इन सबको घोड़ों को पालतू बनाया गया, कैसे पूर्वी यूरोप वगैरह में। फिर 2000 से 1900 ईस्वी पूर्व में देखेंगे नगरों, महलों, कांसों का प्रयोग, कुम्हार के चाक्र व्यापार का विकास यूरोप में कैसे हुई। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ 1700 से 1600 में लिपि का विकास या कैसे हुई, कंक्रीट कैसे हुई, इन सबको हम लोग देखेंगे। फिर 1500 से 1400 में कांच की बोतलों का प्रयोग मिस्र में कैसे हुई। 1100 से 1000 के बीच लोहे का प्रयोग यूरोप में। पश्चिम एशिया में फोनीसियों ने उत्तरी अफ्रीका में कार्थेज नगर की स्थापना, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के व्यापार को भी अफ्रीका में देखेंगे। फिर 800 से 700 ईस्वी पूर्व लोहे का प्रयोग सूडान में कैसे हुई, इन सबको हम लोग। सूडान का राजधानी की बात करें तो खार्तूम है। फिर हम लोग प्रथम ओलंपिक खेल जो शुरू हुई थी 776 ईस्वी पूर्व में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है यूनान में, तो यूनान की राजधानी एथेंस है। फिर हम लोग 600 से 500 ईस्वी पूर्व में सिक्कों का प्रयोग यूनान, रोम गणराज्य की स्थापना 510 ईस्वी पूर्व, इन सबको देखेंगे। 500 ईस्वी से लेकर 400 ईस्वी पूर्व में फारसियों का मिस्र पर आक्रमण कैसे हुआ, उनको हम लोग देखेंगे। फिर एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना यूनान वगैरह में। 400 से 300 ईस्वी पूर्व में हम लोग मिस्र में सिकंदरिया, अलेक्जेंडर सिकंदर की स्थापना। 332 ईस्वी पूर्व में जो ज्ञान का प्रमुख केंद्र था उनको देखेंगे। सिकंदर की बात करें तो इसका जन्म मेसिडोनिया के रहने वाला यह था। 356 ईस्वी पूर्व में जन्म हुआ था। इस सिकंदर को जो है ना, सिकंदर जो है मकदूनिया के जो शासक थे सिकंदर, इसको विश्व विजेता की उपाधि के नाम से जाना जाता है। इस सिकंदर को जो हराया था भारत में, जो झेलम का युद्ध में जो पोरस ने हराया था, इसको 326 ईस्वी पूर्व में पंजाब में हाइडेस्पेस नदी के किनारे हराया था, उनको हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आगे एशिया में। अब एशिया की बात करें तो 6 लाख से 5 लाख ईस्वी पूर्व तक की बात करें, अग्नि का प्रयोग जो 7 लाख वर्ष से पूर्व चीन में हुई, उनको देखेंगे। दक्षिण एशिया में रिवाज से पाषाण कालीन स्तर, इनको हम लोग देखेंगे पाकिस्तान में। फिर हम लोग देखेंगे 1.5 लाख से 50,000 वर्ष पूर्व में प्राग्ञ मानव होमोसेपियंस के जीवाश्म, इन सबको हम लोग देखेंगे। इस तरह से आप लोग देखते हैं कुत्ते को पालतू बनाया गया 14,000 ईस्वी पूर्व में पश्चिमी एशिया में भीमबेटका, मध्य प्रदेश में जो गुफा है, होमोसेपियंस के जीवाश्म लगभग 25,500 वर्ष पूर्व में मिला। श्रीलंका, वर्तमान में जो है श्रीलंका के आसपास 8,000 से 7,000 ईस्वी पूर्व में भेड़ और बकरियों को पालतू बनाया गया। गेहूँ और जौ की खेती कहाँ हुई, तो पश्चिमी एशिया में, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो चीन वगैरह। उसके बाद हम लोग देखेंगे 7,000 से 6,000 में सूअर और पशुओं को पालतू बनाया गया पश्चिम और पूर्व एशिया में। प्रारंभिक कृषि बस्तियाँ बलूचिस्तान जो पाकिस्तान वगैरह में है। 6,000 से 5,000 में कुक्कुट, मुर्गी जो कॉक होते हैं पालन, ज्वार, बाजरा तथा अरबी की खेती पूर्वी एशिया में देखेंगे। फिर 5,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व में कपास की खेती को देखेंगे। दक्षिण एशिया तांबे का प्रयोग पश्चिम एशिया में। 4,000 से 3,000 ईस्वी पूर्व में कुम्हार के चाक का प्रयोग, यातायात के लिए पहिए का प्रयोग। 3600 ईस्वी पूर्व में लेखन का प्रयोग यानी लिपि वगैरह। 3200 ईस्वी पूर्व में मेसोपोटामिया में कांसे का प्रयोग, तांबे का प्रयोग फिर दक्षिण एशिया में देखेंगे। 3,000 से 2,000 ईस्वी पूर्व में हल कृषि नगर मेसोपोटामिया, सिल्क का प्रयोग चीन में हुआ, घोड़े को पालतू बनाया गया। मध्य एशिया में चावल की खेती, दक्षिण पूर्व एशिया में चीन वगैरह में, ये हम लोग एशिया में देखेंगे। हड़प्पा कालीन संस्कृति के नगर लिपि का प्रयोग भी देखेंगे 1700 ईस्वी पूर्व में। 2000 से 1900 ईस्वी का काल था, खास पानी में रहने वाले भैंस को पालतू बनाया गया जो पूर्वी एशियाई में, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। 1600 से 1500 ईस्वी पूर्व में नगरों, लेखन राज्यों, सांग राजवंश, कांसे का प्रयोग हुआ चीन वगैरह में, उनको हम लोग देखेंगे। सांग राजवंश जो थे ताऊजी शासक वगैरह, उनको देखेंगे। फिर ऋग्वेद की रचना देखेंगे। ऋग्वेद की रचना जो हुई थी, लगभग ऋग्वेद जो थे जिसमें लगभग 10 मंडल, 1028 सूक्त वगैरह थे। 10,400 कितना 10,462 जो है ऋचाएँ, इन सबको हम लोग आगे देखेंगे। ऋग्वेद की जो होते हैं ऋचा, उसको हम लोग होत्र कहते हैं, इन सबको देखेंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं
सिक्कों का प्रयोग तुर्की, फ़ारसी साम्राज्य को देखेंगे, राजधानी पेरिप्लस चीन, दार्शनिक कन्फ्यूशियस को देखेंगे। इस तरह से आप लोग रोक के देख सकते हैं, ठीक है? फिर यहाँ इस काल में जो है देखते हैं, फिर यहाँ अमेरिका की बात हो रही है। इस टाइम में मिर्च वगैरह का खोज हुआ था। प्राग्ञ मानव होमो सेपियंस का जीवाश्म, समुद्र यात्रा के प्राचीनतम संकेत, इन सबको का काल था, ठीक है? 50,000 से 30,000 वर्ष ईस्वी पूर्व की बात है। फिर 30,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व में होमो सेपियंस के जीवाश्म, 12,000 वर्ष वर्तमान में पूर्व चित्रकला, 2,000 वर्ष वर्तमान से देखेंगे, पूर्व 2,000 वर्ष पूर्व तक को देखेंगे। 7,000 से 6,000 में कुम्हार, अमेरिका की बात हो रही है। कुम्हारा जो लौकी टाइप का होता है ना, लौकी का कुम्हार की खेती को वगैरह को देखेंगे। सेम की खेती आप लोग जानते हैं, कपास और लौकी की खेत अमेरिका वगैरह में, ठीक है? वो काल सभी का है। इस तरह से ये देख सकते हैं, ये चित्र है लामा का। ये क्या चीज़ का चित्र है? तो लामा वगैरह का चित्र है। ये लामा जो है ना, लामा की बात करें तो यह एक कैमेलिड पशु है जो दक्षिण अमेरिका का एक जो है ना पालतू पशु है ये। उसके बाद एल्पेका, एल्पेका भी एक जो है ना पालतू ही पशु है जिसको अल्पकार भी कहते हैं। ऊँट जो होते हैं ना, ऊँटी स्तनपायी की तरह एक प्रजाति होती है, उन सबको देखेंगे। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज से, लेखन कला और शहरी जीवन। तो ठीक है, हम लोग आज इस वीडियो को 2 पार्ट में देखेंगे क्योंकि लंबी वीडियो होने के कारण। तो देखते हैं, शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया। कहाँ? तो मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो है फारस की खाड़ी में इराक, कुवैत, सीरिया इन सब देशों से होकर गुजरती है, एक जगह है, ठीक है? फरात, ये फरात नदी जो है दूसरा नाम टाइग्रिस है, जो इराक एवं कुवैत में स्थित है। और ये दजला नदी जो है इराक और कुवैत, ये भी मेसोपोटामिया इसी दोनों नदी के बीच में स्थित है। प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली, अब बात करें यहाँ गणित है, तो गणित जो है के जनक आर्किमिडीज जो थे विश्व में, और उसका साहित्य भारत में जो आर्यभट्ट शून्य की खोज की, साहित्य एवं पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया की राजधानी दशमिक है। और तुर्की की राजधानी अंकारा 2000 ईस्वी पूर्व के बाद फैला, जिसके फलस्वरूप उस समय के क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फ़राओं के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बारे बीच संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे और फिर यह जानना चाहेंगे कि लेखन की सतत परंपरा क्या-क्या प्रतिफल हुई। यहाँ बताई गई मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के 2 शब्दों मेसो इम्पोर्टेंट है, यानी मध्य और पोटेमोस यानी नदी से मिलकर बना है। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है, ठीक है? देखते हैं, अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को नीचे विवरण देखेंगे। सुमेर, दक्षिणी भाग की नीचे हम लोग सुमेर जो है, सुमेर एक शहर है। क्या है? तो यह अब बगदाद के आसपास का फारस की खाड़ी का एक शहर है। और अक्कद भी मध्य इराक और बगदाद के पास है, कहा जाता है। 2000 ईस्वी पूर्व के बाद जब बेबीलोन भी एक शहर है, कहाँ है? तो बगदाद और इराक के भीतर है, ठीक है? महत्वपूर्ण शहर बन गया। अब दक्षिण क्षेत्र को बेबीलोन कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईस्वी पूर्व में जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज स्थापित कर लिया, तब उस क्षेत्र का असीरिया कहा जाने लगा। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी सुमेरी थी। सुमेरियन भाषा जो मेसोपोटामिया में ही बोली जाने वाली एक भाषा थी, जो अभी इराक के क्षेत्र में बोले जाते थे। धीरे-धीरे 2400 ईस्वी पूर्व के आसपास जब अक्कादी भाषा लोग यहाँ आए, तब अक्कदी में सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। कौन ले लिया? अक्कदी ने। अक्कदी भाषा सिकंदर के समय, किसके समय? तो सिकंदर के समय
330 से 323 ईस्वी पूर्व तक क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती-फूलती रही। 1400 ईस्वी से धीरे-धीरे अरमाइक जो भाषा थे, धीरे-धीरे अरमाइक भाषा का प्रवेश शुरू हुआ। यह भाषा हिब्रू से मिलती-जुलती थी और 1000 ईस्वी पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी। यह आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। देखते हैं मेसोपोटामिया में जो है पुरातात्विक खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में हुआ था। कब हुआ था? तो 1840 के दशक में मेसोपोटामिया की खोज हुई थी। ठीक है, किसने? इंग्लैंड एवं फ्रांस के पुरातत्वविद ने किया था ये। वहाँ 1 या 2 स्थलों जैसे कि उरुक और मारी के जिन पर आगे चर्चा करेंगे जो है। उत्खनन कार्य कई दशकों तक चला। भारत में किसी भी स्थान पर लंबे समय अरसे तक खुदाई की कोई परियोजना नहीं थी। इन खुदाइयों के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतें, बिल्डिंग, मूर्तियों, आभूषणों, कब्रों, औजारों और मुद्राओं का ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन कर सकते हैं। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबिल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख है। किसमें? तो बाइबल जो है ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है, किया गया। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? तो सिमार का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य अर्थात सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। यूरोप के यात्री और विद्वान जन मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे और जब इस क्षेत्र में पुरातत्वीय खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षर सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया। ठीक है, 19वीं सदी के मध्य में मेसोपोटामिया के अतीत यानी बीती हुई की खोज की जाने के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई। 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र में ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान का खर्च उठाया, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका यानी टैबलेट की खोज की जानी थी जिस पर बाइबल में उल्लेखित जलप्लावन की कहानी का अंकन है। जलप्लावन की कहानी क्या है? यह बाइबल में एक विशाल जल प्रलय की कथा है। किसका है? जल प्रलय जो है उसकी कथा, जिसमें सारी पृथ्वी डूब गई है। हजरत एक नूह, कौन? तो हजरत नूह नामक एक व्यक्ति ने एक बड़ी सी नाव पर सारे प्राणियों को एक एक जोड़े को बचा लिया था। प्रलय के बाद फिर से दुनिया बसाई गई थी। यही स्टोरी है। ठीक है, 1960 के दशक का यह समझा जाता था ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियाँ अक्षरशः सही नहीं है, लेकिन यह इतिहास में हुए महत्वपूर्ण घटना परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्ति करती है। धीरे धीरे पुरातत्विक टेक्नोलॉजी अधिकाधिक उन्नत और परिष्कृत होती गई। इसके अलावा भिन्न भिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाने लगा, यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन की भी परिकल्पना की जाने लगी। बाइबल की कहानियों की अक्षरतः सच्चाई को प्रमाणित करने का कार्य गौण हो गया। आगे अनुभागों में जिन बातों पर चर्चा करेंगे उनमें से अधिकांश इस प्रवृत्ति अध्ययनों पर आधारित है। देख सकते हैं आप लोग, बाइबल के अनुसार जल क्या है? जलप्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, किंतु परमेश्वर ने जलप्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोवा नाम के एक मनुष्य को चुना। नोवा वही था। एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं को एक एक जोड़ा रख लिया और जब जलप्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया और नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसी ही एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। इस कहानी के मुख्य पात्र को शूद्र या उत्तना पिष्टिम कहा जाता था। देख सकते हैं आप लोग, ये अरल सागर, काला सागर है। तो काला सागर जो है यह कहाँ है? बुल्गारिया, किस देश से होकर गुजरती है? बुल्गारिया, रोमानिया देश वगैरह को छूता है। फिर यहाँ आप लोग देख सकते हैं कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर जो है रूस और कजाकिस्तान को अलग करने देती है और अलग करने वाली है। अरल सागर की बात करते हो किस देश से होकर गुजरती है? तो कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान के क्षेत्र वगैरह से। फिर भूमध्य सागर, ये जो भूमध्य सागर है यह
जो है लगभग 21 देशों से होकर गुजरती है। मिस्र, फ्रांस, ग्रीस इन सब को देखते हैं, सीरिया वगैरह सब सटी हुई है। लाल सागर फिर है, मिस्र, सूडान, सऊदी अरब इन सब को देखते हैं, अरबी रेगिस्तान, मिस्र वगैरह। फिर फारस की खाड़ी इराक, बहरीन, कुवैत, ओमान इन सब देशों होकर जाती है। फिर अरब सागर भी है, अरब सागर जो है एशिया वगैरह इन सब क्षेत्र में जाती है। यमन, ओमान, पाकिस्तान, इराक, भारत, मालदीव इन सब देश होकर गुजरती है। सिंधु घाटी देख सकते हैं ये, ठीक है। देखते हैं हम लोग मेसोपोटामिया और उसका भूगोल कैसा था उनको देखेंगे। इराक इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे-भरे ऊँचे नीचे मैदान हैं जो धीरे-धीरे वृक्षातीत पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल है। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। यहाँ 700 से 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। उत्तर में ऊँची भूमि है जहाँ स्टेपी घास का जो मैदान है, कहाँ है? तो अर्जेंटीना वगैरह ये सब मैदान। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़-बकरियाँ यहाँ उगने वाली छोटी-छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण-पोषण करता है। पूर्व में दजला जो है सहायक नदियाँ और ईरान के पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है और यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन सामग्रियों का प्रादुर्भाव हुआ। हम लोग मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ रहे हैं। इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण-पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी, क्योंकि फ़रात और दजला नदी नाम की 2 नदियाँ जो मेसोपोटामिया शहर स्थित थे, पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती थी। बारीक मिट्टी जो चिकनी या क्ले जिसको मुलायम मिट्टी वगैरह होते थे ना, वो लाती थी। जब नदियों में बाढ़ आती थी अथवा उनके पानी की सिंचाई के लिए खेती में ले जाया जाता था, तब यह उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती थी। देख सकते हैं आप लोग रोक के, ये मरुस्थलीय क्षेत्र थे। फ़रात नदी, फजला नदी ये सब जो है ना, ये इराक, ईरान वगैरह में बगदाद ये सब देख सकते हैं रोक के आप लोग। खेती के लिए भी उपजाऊ थी। मेसोपोटामिया का यही दृश्य है, इस बसा हुआ शहर है। फ़रात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बँटकर बहने लगती। कभी-कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती है और पुराने ज़माने में ये धाराएँ सिंचाई की नहरों का काम कर देती। इनसे आवश्यक पड़ने पर गेहूँ, जौ और मटर या मसूर के खेतों की सिंचाई की जाती थी। रोम साम्राज्य जो रोमुलस और रेमुसस थे इसके शासक सहित सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। हालाँकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कमी रहती थी। खेती के अलावा भेड़-बकरियाँ स्टेपी जो है घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी। उपजाऊ स्थान बाढ़ नदियों से काफ़ी ऊँचाई पर स्थित थे, जिनसे भारी मात्रा में मांस, दूध और ऊन आदि वस्तुएँ मिलती थी। इसके अलावा नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी। गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल यानी पिंड खजूर देते थे, लेकिन हमें यह सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था। इस विकास के अन्य कारकों के विषय में हम बारी-बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हमें शहरी जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी लेनी चाहिए। देखते हैं मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युगीन कालीन 3000 ईस्वी पूर्व में शुरू हो गया था। कांसा, तांबे और रांगे का मिश्रण से बनता है। कांसे के इस्तेमाल का मतलब है कि ये धातुएँ दूर-दूर से मंगाई जाती थी। बढ़ई का सही काम करने, मनकों में छेद करने, मनकों जो होते थे माला-वाला बनाने के लिए, पत्थर की मुद्राएँ उकेरने, फर्नीचर में जड़ने, सिपिया जो होते थे जल वगैरह में काटने आदि कामों के लिए धातु के औजारों की ज़रूरत पड़ती थी। मेसोपोटामियाई हथियार भी कांसे के ही होते थे। एग्ज़ाम्पल के लिए भालों की नोकें कांसे की बनी होती थी, ठीक है? जिसे हम लोग आगे देखेंगे। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों को रहने के स्थान नहीं होते थे। जब किसी अर्थ इकोनॉमी में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियाँ डेवलप होने लगती, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का डेंसिटी बढ़ जाता। इसके फलस्वरूप कस्बे, छोटे-छोटे कस्बे गाँव होते थे, बसने लगते। ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बों में जमा रहना उनके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होता था। विशेषतः इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार
उत्पादन और तरह-तरह की सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते और उन्हें नगर या गाँव के अन्य लोगों के द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता था। उनमें आपस में बराबर लेन-देन होता रहता था। एग्ज़ाम्पल के लिए एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए काँसे के औज़ारों की ज़रूरत पड़ती थी, तो वह स्वयं ऐसे औज़ार नहीं बना सकता था और वह यह भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर वह कहाँ से प्राप्त करे। उसकी विशेषज्ञता से सिर्फ़ नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक ही सीमित होती है। वह व्यापार करना नहीं जानता। काँसे के औज़ार बनाने वाली धातु, तांबा या रंगा तीन लाने के लिए बहुत बाहर नहीं जाना जाता। साथ ही उसे ईंधन के लिए, जो भोजन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की ज़रूरत होती थी, आग वगैरह जलाने के लिए। इस प्रकार श्रम विभाजन, डिवीज़न ऑफ लेबर शहरी जीवन की विशेषताएँ हैं। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना ज़रूरी है। शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि ज़रूरी चीज़ें भिन्न-भिन्न जगहों से आती, जिनके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की भी आवश्यकताएँ होती। शहरों में अनाज और खाद्य पदार्थ गाँवों से आते और उनके स्टोर यानी तथा संग्रह वितरण के लिए व्यवस्था करनी होती, रख-रखाव के लिए। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार का क्रियाकलापों में तालमेल बैठाना पड़ता। मुद्रा काटने वाले को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औज़ार और बर्तन भी चाहिए। ज़ाहिर है कि ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं और दूसरे उनका पालन करते हैं। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब-किताब लिखित रूप से रखना होता था। ठीक है, देख सकते हैं ये वारकाशी से 3000 ईस्वी पूर्व जो है उरुक नगर जो इराक में सीरिया का यह सिर एक सफ़ेद संगमरमर जो है, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, जिसका सूत्र की बात करें तो CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, को तराश कर बनाया जाता था। इसकी आँखों और भौहों में क्रमशः नीले लाजवर्म तथा सफ़ेद सिप्पी जो समुद्र में रहते हैं, काले डामर की जराई की गई होती। सिर के ऊपर एक खाँचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। यह मूर्तिकला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है, देख सकते हैं। इसके मुख, थोड़ी और गालों की सुकोमल सुंदर बनावट के लिए, स्ट्रक्चर के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। यह एक ऐसे कठोर, मजबूत पत्थर से तराशा गया है जिसे काफ़ी अधिक दूरी तक लाना पड़ा होगा। पत्थर लाने से लेकर इस मूर्ति के निर्माण में और किन साइंटिस्टों का योगदान रहा होगा, उनकी सूची ये आपको बनाना है, देख सकते हैं। ठीक है, तो शहरों में माल की आवाजाही कैसे हुई? मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध हो, इसके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे, लिपि वगैरह बनाने के लिए और मोहर जो होते थे, आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी, इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ जो होते, क्रिकेट वगैरह भी बनाया जाता है, दिया सलाई में के काम आता है, उस तरह के। ऐसे तो हम लोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के विलो नामक लकड़ी का प्रयोग करते हैं, लेकिन इससे भी होता है पोपलार के पेड़ों से। ये लगभग जो है ना, ऐसा पेड़ है, इसको उगाने के बाद इसके अंदर आप लोग खेती भी कर सकते हैं, गेहूँ वगैरह उगा सकते हैं। लकड़ी, गाड़ियों के पहिए, नावें बनाने के लिए कोई ख़ास अच्छी नहीं थी और औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध नहीं थी। इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल में मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रंगा, चांदी, सोना, सीपी, विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी देशों के पार से मंगाते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि जन उत्पाद काफ़ी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे, तो उसके बदले में वो लोग देते थे। इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, मगर वहाँ खेती करने की बहुत कम गुंजाइश थी। इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान-प्रदान, जो रिप्लेसमेंट होता था, तभी संभव होता था जबकि उसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो, विदेशी अभियानों और विनियमों को निर्देशित करने में सक्षम हो। दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोग ने ऐसा संगठन स्थापित करने की शुरुआत की। शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भारवाही पशुओं की पीठ पर रखकर यहाँ बैलगाड़ियों में, यानी भार उगने वाले पशु जो होते थे, उस टाइम में बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज या काठ, कोयला ले जाना बहुत कठिन होता, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा समय लगता और पशुओं के चारे आदि पर भी काफ़ी खर्च आता। शहरी अर्थव्यवस्थाओं का इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं
होती, इसलिए परिवहन में सबसे सस्ता तरीका सर्वत्र जलमार्ग होती थी। जल मार्ग नाव के थ्रू अनाज के बोरों में लदी हुई नावें या बजरे नदी की धारा अथवा हवा के वेग से चलते, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता। जबकि जानवरों से माल की ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। और आगे इसी अध्याय में मारी नगर का जो विवरण दिया गया है उसमें पढ़ेंगे कि स्पष्ट हो जाएगा कि फराट नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में कितनी अधिक महत्वपूर्ण थी। ये इम्पोर्टेंट है, फराट नदी। लेखन कला का विकास कैसे हुआ उनको हम लोग देखेंगे। सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है जिनमें उच्च स्तरीय ध्वनि अपना अर्थ प्रकट करती है। इससे मौखिक या शाब्दिक भावी व्यक्ति कहते हैं। लिखना मौखिक भाव व्यक्त से उतना अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं। जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो उसका अर्थ है उच्चरित ध्वनि जो दृश्य संकेत या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टियाँ टेबलेट पाई गई लगभग 2500 ईस्वी पूर्व की है। उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई है। वहाँ बैलों, मछलियों और रोटियों आदि का लगभग 5000 सूची मिली है, जो वहाँ के दक्षिणी शहर उरुक के मंदिरों में आने वाले और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की होगी। स्पष्ट लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का अस्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे। उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे। सौदा और भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ चिकनी मिट्टी की पट्टियाँ लगभग 2500 ईस्वी पूर्व। प्रत्येक पट्टी की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर या उससे कम है। इन पट्टियों पर बने संकेत चित्र बैल, मछली, अनाज और नाव है। देख सकते हैं ये बैल है, फिर अनाज है, मछली है, इन सबको आप लोग देख सकते हैं। किलाकार अक्षर का संकेत जो है यह विश्व में लिखने की एक प्राचीनतम विधि से जो है ना का एक है। इस तरह से देख सकते हैं। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टियों पर लिखा करते थे। लिपिक चिकनी मिट्टी जो होते थे जिसको क्ले कहते हैं, नॉर्मल मिट्टी, गीला करता था और फिर उसे को गूंथ कर और थाप कर ऐसे आकार की पट्टी के रूप में देता था। एक चिकनी मिट्टी की पट्टिया जो दोनों और किलाक्षरों में लिखी हुई है। यह एक गणितीय अभ्यास है। पट्टिया के अग्रभाग में सबसे ऊपर एक त्रिभुज ट्रायंगल और उसके आर पार कुछ रेखाएं लाइन अंकित है। आप देखेंगे कि अक्षर मिट्टी में दबाकर अंकित किए गए हैं। ये मिट्टी में दबा करके अंकित किए गए हैं, गीला होंगे उस टाइम में, जिसे वह आसानी से अपने हाथ से पकड़ सके और वह सावधानीपूर्वक उसकी सतहों को चिकना बना लेता था। फिर सरकंडे की तीली की तीखी नोक जो होते थे, तीखी नोक से वह अपनी नम चिकनी सतह का किलाकार चिन्ह बना देता। जब वे पट्टियाँ धूप में सूख जाती थी तो पक्की हो जाती थी और वे मिट्टी के बर्तनों जैसी मजबूत हो जाती थी। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब जैसे धातु के टुकड़े सौंपने का हिसाब असंगत या गैर जरूरी हो जाता तो उस पट्टियाँ को फेंक दिया जाता। ऐसी पट्टी जब एक बार सूख जाती थी तो उस पर कोई नया चित्र या अक्षर नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि टाइट हो जाती थी। इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए चाहे वह कितना ही छोटा हो एक अलग पट्टिया की जरूरत होती थी। इसलिए मेसोपोटामिया की खुदाई स्थलों पर सैकड़ों पट्टियाएं मिली और इस स्रोत संपदा के कारण आज हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जानते हैं। क्यूनिफॉर्म किलाकार लातिनी शब्द का क्यूनियस जिसका अर्थ खूंटी और फोर्मा जिसका अर्थ है आकार है जो बना है। देख सकते लगभग 2600 ईस्वी पूर्व के आसपास वर्ग किलाकार हो गए। भाषा सुमेरियन थी। अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए नहीं बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और कानून में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए किया जाने लगा जो देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईस्वी पूर्व के बाद इम्पोर्टेंट है धीरे धीरे अक्कडी भाषा ने ले लिया। अक्कडी भाषा ने किलाकार लेखन का रिवाज ईस्वी सन की पहली शताब्दी अर्थात 2000 से अधिक वर्षों तक चला। लेखन प्रणाली क्या था? लेखन प्रणाली जिस ध्वनि के लिए किलाक्षर या किलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में स्मॉल एम या स्मॉल ए, लेकिन अक्षर सिलेबल्स जो होते सिंबल्स वगैरह जैसे अंग्रेजी में पुट या ला या इन कहा जाता था। इस टाइप से
सेलेस्टे के। इस प्रकार मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उसे गीली पट्टी पर उसके सूखने से पहले ही लिखना होता था। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, इसलिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों का एक दृश्य रूप प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। साक्षरता क्या था? मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़े लिख सकते थे, बहुत ही कम लोग। न केवल वे प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, बल्कि ये कहीं अधिक पचीदा थे। अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वह यह चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीकों को दर्शाती थी। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था, इसलिए उसकी शुरुआत इस तरह की जाती थी: मेरे अमुक मालिक को उनका अमुक सेवक निवेदक डैश मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया। इस तरह का होते थे। सृष्टि के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक काव्य के अंत में यह लिखा गया कि इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए और बड़े बूढ़े लोग उन्हें छोटों को पढ़ाएं, बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चा करें, पिता उन्हें अपने पुत्र के लिए बार बार दोहराएं। यहाँ तक कि ग्वालों जो गाय वगैरह का रखवाले करते थे, दूध वगैरह पहुँचाने का काम करते थे, कान की इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहते थे ग्वालों का। ठीक है। लेखन का प्रयोग कैसे हुए? क्योंकि वो उस टाइम में लोग उतने पढ़े शिक्षित नहीं थे। जो शिक्षित थे वो जो है अपने से नीचे को पढ़ाते थे। शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंध में उरुक के एक प्राचीन उरुक जो होते हैं उसका प्राचीन शासक एनमरकर के बारे में, प्राचीन शासक जो थे एनमरकर, जो मेसोपोटामिया शहर का एक राजा था वो, ठीक है, के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया। मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था जिसे अक्सर केवल शहर कहकर पुकारा जाता था। किसे? तो उरुक को। इसको नोट कीजिएगा। सुमेर के व्यापार को पहली घटना को एनमरकर के साथ जोड़ा जाता था। उस महाकाव्य ने कहा गया कि उन दिनों व्यापार क्या होता यह कोई नहीं जानता। एनमरकर ने अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवद और अन्य जो है बहुमूल्य रत्न तथा धातुएं मंगाना चाहता था। इस काम के लिए उसने अपना एक दूत मैसेंजर जो है कौन था? अरत्ता नाम के एक क्या था? अरत्ता नाम का एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। रात में वह चांद तारों की रोशनी और उनसे सूचित दिशा के अनुसार और दिन में सूरज के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता गया। क्योंकि लाइटें नहीं थी, जंगल थी, पहाड़ें थी। मेसोपोटामिया के शहर में बहुत ही खाली देश थे। वह रास्ते में आने वाले ऊंचे नीचे पहाड़ों को लांघने के लिए ऊपर चट्टा उतरता। जब वह पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले सूसा एक नगर है, ठीक है, ईरान में के लोगों ने छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया, यानी वो छोटे लोग रहते थे। उनमें 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं, फिर 7 पर्वतमालाएं पार किए। इस तरह से कवि के कहने का तात्पर्य यह था कि जब दूत एक बार ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया तो नीचे घाटी में सभी चीजें उसे बहुत छोटी लगती थी, क्योंकि हाइट पे जाने के दूत अरत्ता ने मुखिया से लाजवद या चांदी नहीं ला पाया और उसे बारंबार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ ही लौटना पड़ा। उसके बावजूद वह अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरुक के राजा की और तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा। अंत में दूत इतना चकरा गया कि अपनी बात को सही तरह से व्यापक ही नहीं कर पाया और उसने एनमरकर के संदेशों को घालमेल कर दिया। तब राजा एनमरकर ने अपने हाथों से चिकनी मिट्टी की पट्टियां बनाई और उस पर शब्द लिख दिए। उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था, ठीक है। जब लिखी गई पट्टियां दूत ने अरट्टा के शासक के हाथों में दी तो उसने उसकी जांच की, क्योंकि वहां लिखने का नियम ही नहीं था। उच्चारित शब्द कील यानी किलाकार शब्द थे। क्या थे? कील यानी किलाकार जो शब्द थे। उनमें देखते ही उसकी त्योरियां चढ़ गई। उसने पट्टियां पर नजर गड़ाए रखी। इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकाल जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। यह काव्य हमें यह बताता है कि लेखन कार्य सूचना इकट्ठी करने और दूर दूर भेजने का साधन तो था, साथ ही
उसे मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता की भी झलक मिलती है। इस तरह से आज हम लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा। हम लोग इससे आगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट में देखेंगे, जो इसके आगे का दक्षिण मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा, इनको आगे हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। अगर इस तरह की वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम वीडियो को जारी रखें और कंटिन्यू रखें। आप लोग कमेंट में बताएँगे और आप लोग कृपया करके हमें सपोर्ट करें, चैनल को आगे बढ़ाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।